हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 24 संडे को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। एक आर्टिकल आज का है और एक आर्टिकल कल का रह गया था, वो आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो ग्लोबल डेट के राइज के बारे में, क्या रीज़न है, इज़ इट सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल, इस पे बात करेंगे डिटेल में। दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म के ऊपर होगा। मीडिएशन एक्ट 2023 जो रिसेंटली पास हुआ है उसके ऊपर आर्टिकल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल आपको मेंस में आ सकता है, प्री में पूछा जा सकता है, तो इसको ज़रूर से कवर कर लीजिए। इसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल डिस्कशन। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइज इन ग्लोबल डेट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और आपके GS3 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपको पूछा जा सकता है। क्या है आर्टिकल? सबसे पहले आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी हेडिंग को समझेंगे। रीजंस बताना है हमें कि ग्लोबल डेट क्यों बढ़ रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ भी सकता है UPSC में। ग्लोबल डेट क्या होता है सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा। और ग्लोबल डेट में ग्लोबल तो हमें पता है, डेट पता चल जाए, काम बन जाएगा। डेट मतलब होता है कर्जा। जो कर्जा ले रहे हैं आप लोग, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली डेट। ठीक है, लोन, जो आप लोन लेते हैं। बेसिकली लोन क्यों ले रहे हैं हम? लोन दो पर्पस के लिए लेते हैं। इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो दो पर्पस है। लिमिटेड है क्या? हमारी इनकम। और अनलिमिटेड क्या है? हमारे डिज़ायर। तो हम कंजम्पशन करने के लिए लोन लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए कार। दूसरा, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन ले सकते हैं। मान लो कहीं ज़मीन खरीद ली। इन्वेस्टमेंट का मतलब भी होता है अगर आप कोई पैसा खर्चा कर रहे हैं जहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, आप जो खर्चा कर रहे हैं उसको आप कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ से रिटर्न मिलेगा, उसके लिए आप कर्ज़ा ले लेते हैं। जैसे कि आपने ज़मीन खरीदी कहीं पर, ज़मीन आपको क्या देगी? 10 साल बाद रिटर्न देगी, तो आपको रिटर्न पैसा मिलेगा। 10 साल बाद उसकी कीमत मान लो डबल हो गई। 5 लाख रुपए आपने लोन लिए थे, 10 साल तक के उसको आपने चुकाए 7-8 लाख, और आपको 10 लाख ज़मीन के मिल गए, तो 2 लाख का आपको फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इंडिविजुअल लोग दो तरीके से क्या करते हैं? लोन लेते हैं, दो पर्पस के लिए। अगर पूरी दुनिया में जितने इंडिविजुअल हैं सबको क्या कर दूं मैं? ऐड, और उनके जो लोन हैं उसको क्या कर दूं? ऐड। तो ये हो जाएगा इंडिविजुअल लेवल पर डेट का सम। उसके बाद प्राइवेट बिजनेसेस जनरली लोन लेते हैं किसके लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए। और उसके अलावा कौन ले सकता है लोन? गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट क्यों लेती है? क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होते हैं और जो रेवेन्यू वो इकट्ठा करते हैं टैक्स से, वो थोड़े कम पड़ जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का हमेशा रेवेन्यू कम ही रहता है, एक्सपेंडिचर उससे कई ज़्यादा रहता है, तो उनको भी लोन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी बोरो करते हैं। तो पूरी दुनिया की सरकारें, पूरे दुनिया के प्राइवेट बिजनेसेस और पूरे दुनिया के इंडिविजुअल जितना भी लोन ले रहे हैं उसको हम अगर ऐड कर दें तो उसे कहा जाता है ग्लोबल डेट। बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। अब क्या बोल रहा है? अब ये तो कंफर्म है कि ग्लोबल डेट बढ़ रहा है, क्योंकि आर्टिकल में दिया है कि उसके रीज़न बताना है आपको। तो ग्लोबल डेट कैसे बढ़ रहा है, कौन बता रहा है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है लास्ट वीक, जिसमें कहा गया है कि जो ग्लोबल डेट है वो ऑल टाइम हाई हो चुका है। ठीक है, कितना हो चुका है? 307 ट्रिलियन। और अगर अब पिछले 10 साल की बात करें, लास्ट डिकेड में, तो कितना ऐड किया है 10 सालों में हम लोगों ने? डेट 100 ट्रिलियन। और अगर आप GDP के साथ शेयर की बात करें, परसेंटेज ऑफ GDP, डेट टू GDP परसेंटेज, तो वो कितना हो गया है? 336%। इसका मतलब अगर आपकी GDP 100 है तो उसका 336% क्या हो गया है? आपका डेट हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये सस्टेनेबल है, अनसस्टेनेबल है, क्या रीजंस हैं, इन सब की हम बात करेंगे। ये बेसिकली आर्टिकल था, यही चीज़ के बारे में आपको समझना था। अब रीजंस की बात करते हैं कि आखिर इतना डेट बढ़ क्यों रहा है। सबसे पहला रीज़न है कि इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई। हर साल कुछ ना कुछ नया मनी प्रिंट होता है, डॉलर में, लोकल करेंसीज में। सारी कंट्रीज़ अपने यहाँ कुछ ना कुछ जो सेंट्रल बैंक होगा वो प्रिंट करेगी, और प्रिंट करके मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। मनी सप्लाई जैसी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हो जाएगी आप लोगों की सेविंग, और वही इंक्रीज सेविंग क्या होगी? चैनलाइज हो जाएगी। सेविंग कहाँ रखोगे? बैंक में रखोगे या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दोगे। तो जैसे ही आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपको क्या हो जाएगा?
चैनलाइज होने के कारण इन्वेस्टमेंट में आएगा और फिर जहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, और वही जो जिस बैंक में आपने डिपॉजिट किया है मान लीजिए, तो वो बैंक किसी ना किसी को लैंडिंग कर देगा। तो लैंडिंग करने के कारण क्या हो रहा है, डेट बढ़ रहा है। तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ऑलरेडी सेविंग बढ़ेगी, और सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कोई ना कोई तो वो इन्वेस्ट करने के लिए ले रहा होगा ना पैसे, जो पैसे लेगा उसके ऊपर डेट बढ़ेगा। समझ में आया क्या? तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है, शुरुआत में आर्टिकल ने ये भी कहा है। और क्या रीज़न्स हो सकते हैं जो इसमें नहीं दिए हुए हैं, वो मैं बता देता हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है वेलफेयर गवर्नमेंट। पूरी सरकारें आज के समय में, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट भी, इवन यूएस भी आजकल वेलफेयर जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही हैं, और बहुत सारी गवर्नमेंट जो है पॉपुलिज्म स्कीम्स में भी फोकस करती है, जिसके कारण क्राइसिस हो जाता है। जैसे कि अर्जेंटीना में क्राइसिस चल रहा है, पिक्स क्राइसिस, जो यूरोपियन कंट्री का क्राइसिस रह चुका है 2013, 14, 15 में। तो ये सब क्राइसिस के कारण क्या थे, पॉपुलिज्म स्कीम में खर्चा कर देना, ठीक है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए खर्चा करना, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए खर्चा करना, और पॉलिटिक्स जो है अपने आप को क्या कराने के लिए, फेमस कराने के लिए खर्चा करना, चुनाव जीतने के लिए खर्चा करना। तो ये सब कारणों से भी जो है नुकसान हो रहा है। दूसरा, वेलफेयर गवर्नमेंट, लोगों के लिए खर्चा करना, जो गरीब हैं उनके लिए खर्चा करना, खासकर जो इमर्जिंग कंट्रीज़ है। डेप्ट अमॉन्ग इमर्जिंग कंट्रीज़ इंक्रीज़ होने का कारण क्या है, वेलफेयर गवर्नमेंट। जैसे इंडिया बहुत खर्चा करती है स्कीम्स गरीबों के ऊपर, गरीब कल्याण योजना 6,000 रुपये हर किसान को मिल रहा है। तो इस तरीके से बहुत खर्चा हो रहा है, तो उसके कारण लोन बढ़ रहे हैं, डेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि पैसा तो कहीं से आना पड़ेगा ना। वो कहाँ से आएगा, या तो टैक्स से आए या तो फिर उसे लोन लिया जाए। तो इसी के कारण खर्चा, क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है इसलिए लोन बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ बोरोइंग ड्यूरिंग इमरजेंसी क्राइसिस, जैसे कि कोविड-19 के समय में सरकारों ने बहुत लोन लिया। क्यों? क्योंकि उस समय पब्लिक हेल्थ सिस्टम एकदम क्या हो गया था, डिस्ट्रेस में था। तुरंत नए हॉस्पिटल्स बनाने पड़े, बहुत सारी फैसिलिटीज़ लानी पड़ी। तो उसके लिए बहुत तुरंत में हमें क्या ज़रूरत थी, पैसे की। और तुरंत में जब पैसे की ज़रूरत थी तो फिर लोग, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन लिया। लोगों को भी बहुत नुकसान हुआ उस समय। मेडिकल इमरजेंसी के कारण लोगों को इंडिविजुअल लेवल पर भी लोन लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा। इसलिए इस वक्त भी जो है बहुत ज़्यादा क्या हुआ, क्राइसिस के समय में भी हमेशा डेट बढ़ जाता है। उसके बाद अगर क्राइसिस होता है तो उस क्राइसिस को डील करने के लिए भी लोन लगता है, लोन चुकाने के लिए भी लोन देना पड़ता है। इसको हम बेल आउट बोलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ को आईएमएफ या फिर जो यूरोपियन यूनियन है उन लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लोन देते हैं ताकि वो अपनी जो सिचुएशन है उससे निकल पाएँ। तो बेल आउट में भी डेट के ऊपर डेट लगता है तो लोन बढ़ते जाते हैं। समझ में आया कि ये हमेशा अनसस्टेनेबल होता है, क्योंकि आप एक कर्जा को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा नहीं ले सकते, नहीं तो आप उस जाल में फंसते जाओगे। क्योंकि आपके ऊपर अगर पहले से डेट है तो आपको कोई भी आदमी देगा लोन तो उस पर बहुत सारा इंटरेस्ट लगाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये पता नहीं चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। और इसी कारण से आप ज़्यादा इंटरेस्ट में फंस जाओगे, फिर एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लोगे, फिर उस लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोगे। ये अनसस्टेनेबल साइकिल चलती रहती है। तो ये कुछ रीज़न्स हो गए हमारे काय के लिए, ग्लोबल डेट राइज के लिए। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इज़ इट सस्टेनेबल, क्या जो ग्लोबल डेट बढ़ रहा है उसको सरकारें चुका पाएगी, इंडिविजुअल लेवल पर लोग चुका पाएंगे, या प्राइवेट सेक्टर चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो अगर कोविड के पहले की बात करें तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि हाँ ये सस्टेनेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोन जो है सस्टेनेबल इसलिए हैं क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ने के कारण हो रहे हैं। लेकिन 2020 के बाद से बहुत लोगों का ये भी मानना है कि ये अनसस्टेनेबल है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है रिसेंटली इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट, है ना। पूरी वेस्टर्न इकोनॉमी की अगर बात करें तो पिछले लास्ट डिकेड में जितना भी जो है इंटरेस्ट रेट था वो मुश्किल से 1% या 2% मैक्स टू मैक्स था। लेकिन अभी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, खासकर यूएस और यूरोपियन यूनियन इकोनॉमी में। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट इतनी ही तेज़ी से बढ़ते रहे तो जो लोन होगा, है ना, पहले 1% इंटरेस्ट लग रहा था, अब 5% या 10% लगेगा, तो लोन बहुत डबल हो जाएगा, है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। जितना है उससे कहीं ज़्यादा लोन हो जाएगा, और वो लोन चुकाना सरकार, प्राइवेट सेक्टर या किसी के भी बस की बात नहीं है।
तो वो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर उसको रिटर्न करना मुश्किल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट पिछले 2020 के पहले बहुत कम था, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, इसलिए ये लोन चुकाना पॉसिबल नहीं है और उसके कारण फिर उन लोगों को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, या तो वो डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए। जनरली क्या करती है गवर्नमेंट, वो कर देती है इन्फ्लेट द डेट अवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और ये पूरे आर्टिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है इन्फ्लेट द डेट अवे, इस पे बात करते हैं। जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता है तो वो क्या बोलती है आरबीआई को या फिर सेंट्रल बैंक को कि आप ऐसा करो, फ्रेश मनी प्रिंट कर लो और वही कब वो पैसा जो है सबको वापस दे दो। जिसने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है गवर्नमेंट के बॉन्ड में, 95 रुपये का उसने लिया था, उसे 100 रुपये मिलने वाले थे। जो 5 रुपये सरकार को देना था एक्स्ट्रा, है ना, वो बेसिकली सरकार कैसे दे रही है, एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करके। अब ये 5 रुपये एक्स्ट्रा हमें मिलने वाले थे, हमारा तो इन्वेस्टमेंट था, लेकिन हमको कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो भी सरकार पैसा वापस करती है फ्रेश मनी प्रिंट करके, वो इन्फ्लेशनरी नेचर का होता है और एक तरीके से आप ही के द्वारा जो है आपको पैसा दिया जाता है, हिडन टैक्स की तरह ये बिहेव होता है। कैसे होता है ये बात करते हैं। जब फ्रेश मनी आप प्रिंट करते हैं या आरबीआई जैसी फ्रेश मनी प्रिंट करती है और आप लोगों को देती है, तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज तो उतने ही हैं जितने पहले थे। एक्स्ट्रा मनी सप्लाई बढ़ गई है। जब मनी सप्लाई एक्स्ट्रा हो जाती है तो लार्ज मनी किसको चेज कर रही है, स्मॉल गुड्स या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो पहले थे। अब एक्स्ट्रा मनी आके उतने ही गुड्स को चेज करेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी। आपके पास एक्स्ट्रा मनी आया, आपने खरीदना चालू कर दिया, सोचा कि ले लेते हैं यार, अभी पैसा है। जब आप एक्स्ट्रा उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज हैं मार्केट में और आपके पास एक्स्ट्रा मनी आएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड एक्स्ट्रा हो जाएगी, बढ़ेगी, तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जो है बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो उतनी ही है और डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइसेस क्या होंगे, राइज होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आप पहले भी उतने ही गुड्स खरीद पा रहे थे, एक्स्ट्रा मनी आने के बाद भी आप उतने ही गुड खरीद पा रहे हो। तो बेसिकली ये हिडन टैक्स की तरह काम करता है और ये इन्फ्लेशनरी होता है। इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेट द डेट अवे। सरकार के द्वारा आप ही के जो है पैसे को रिटर्न किया जाता है, लेकिन वो बेसिकली इन्फ्लेशनरी होते हैं क्योंकि वो फ्रेश मनी प्रिंट करके दिया जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेट द डेट अवे। ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सरकार ये करती रहती है। अलग अलग गवर्नमेंट इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो डेट होते हैं वो भी अनसस्टेनेबल होते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि 2020 के पहले बहुत इंटरेस्ट रेट 1% या नेगेटिव तक में थे। रियल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो नेगेटिव में थे, तो आसान मनी मिल जाता है। जब इजी मनी होता है तो लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। अब सरकार ने बहुत 1% आधा परसेंट मान लो इंटरेस्ट रेट रखा, तो लोन ले लिया तो क्या होगा, डिमांड बढ़ना शुरू हुई। लोन लिया तो कहीं ना कहीं खर्चा करेंगे, इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। मान लो कि आपने क्या किए, घर खरीदना चालू किए या फिर कंजम्पशन करना चालू किए। यही सस्ते पैसे से लोगों ने कंज्यूम करना चालू किया। 1% तो है, ले लो, और कंजम्पशन करना जब शुरू किए तो डिमांड जो है बढ़ना चालू हो जाएगी। डिमांड जब बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब डिमांड जैसी बढ़ेगी तो क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। सप्लाई उतनी है, डिमांड ज़्यादा हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई क्या करेगा, तुरंत बोलेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। अब तुमने 1% के हिसाब से ले लिया और इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 5% बढ़ गया आने वाले समय में। अब तुमको लोन चुकाना है, अब तुम्हारे बस का नहीं है। और जब इजी मनी होती है तो लोग लोन दे देते हैं, सेविंग्स नहीं करते। अब तुम लोन नहीं चुका पा रहे हो क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तुम हो गए एनपीए, डिफ़ॉल्ट होने लगा। अब जब डिफ़ॉल्ट होने लगा और बहुत सारे लोग एक साथ एनपीए हो जाते हैं और इनके पास सप्लाई नहीं है मनी की, और जब ऐसा लगता है कि बैंक रन हो सकता है या बैंक खतरे में है क्योंकि उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया है बहुत सारे लोन में, है ना, जब लोग उससे लोन नहीं देंगे तो वो जिससे पैसा लेगा वो उसको लोन नहीं दे पाएगा। और जब बैंक लोन नहीं सर्विस प्रोवाइड करते, सर्विस नहीं कर पाते अपने डेट, तो उस सिचुएशन में बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। और जैसे ही बैंक डिफ़ॉल्ट हुए तो पूरे के पूरे लोग बैंक के पास आना चालू, जितना भी पैसा उनके पास है डिपॉजिट का, वो सारे लोग उनके पास आएंगे, बोलेंगे हमें पैसा चाहिए। उनके पास उतनी सेविंग्स होती नहीं है और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसी के कारण जो अनसस्टेनेबल बूम होता है, उसी के कारण ये बबल बस्ट हो जाता है। और सेम 2008 का क्राइसिस इसी तरीके से हुआ था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ईजी मनी के कारण कई बार क्या होता है,
हमारा जो बूम होता है वो अनसस्टेनेबल बूम होता है, उसका जो डिमांड और सप्लाई है उससे कनेक्शन कम होता है, एक्स्ट्रा मनी सप्लाई से, इजी मनी सप्लाई के कारण ये बूम क्रिएट होता है और फिर वो बस्ट होता है, फिर क्राइसिस होता है, रिसेशन होता है, जॉब चली जाती है, इस तरीके की पूरी चीज़ें जो साइकिल होती है वो शुरू हो जाती है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये दो चीज़ों का खतरा है। अब मैं समअप कर देता हूँ। एक तो रीजंस क्या क्या थे ग्लोबल डेट बढ़ने के, हमने 4 रीजंस की बात की, 4-5 रीजंस की। उसके बाद क्या सस्टेनेबल है, 2020 के पहले सस्टेनेबल था लेकिन अभी सस्टेनेबल नहीं है, उसका ये पहला कारण है इंटरेस्ट रेट बढ़ना। अब सरकार जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण लोन नहीं चुका पाएगी। सरकारें क्या करती है, लोन पे जो डेट है उसको इन्फ्लेट कर देती है, नई फ्रेश मनी प्रिंट करके उसको चुकाती है, वो अल्टीमेटली हिडन टैक्स के रूप में आपसे ही ले रही है। और तीसरा जो है इशू है अनसस्टेनेबिलिटी का, प्राइवेट सेक्टर के जो डेट हैं। जब भी प्राइवेट सेक्टर 2020 के पहले आसानी से लोन लिए थे, वो लोन लेने के कारण जो डिमांड थी वो फॉल्स डिमांड क्रिएट हुई, क्योंकि सस्ते में पैसा मिल रहा था। बैंक ने उस लोन के बदले में जो सेविंग्स थी वो उसको बैक नहीं किया, उतनी सेविंग्स रखा नहीं कि कल को अगर बैंक लोन जो है लोग लोन ना चुका पाएँ तो बैंक उसके बाद भी चल जाए, है ना। ये सारी चीज़ें नहीं की जाती है और सस्ते में मनी दे दिया जाता है, उससे फॉल्स डिमांड क्रिएट होती है, अनसस्टेनेबल बूम क्रिएट होता है, फिर बबल बस्ट होता है और उसके बाद फिर क्राइसिस होता है, रिसेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें होने की संभावना है अगर ग्लोबल डेट ऐसे ही बढ़ता रहा तो फ्यूचर में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है अ क्लियर मैसेज टू इंडस्ट्री ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। यह आर्टिकल कल द हिंदू में आया हुआ था और कल हम लोग ले नहीं पाए थे, इसे आज हम कवर करेंगे। GS2 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन हमेशा ADR के ऊपर आता है, प्री में भी और मेंस में भी। अगले साल आप लोग प्ली बार्गेनिंग के बारे में जो है पढ़ लीजिएगा। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है प्ली बार्गेनिंग, इसके बारे में UPSC में क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए, बहुत हॉट है। बाकी सारी चीज़ें पूछी जा चुकी है, ADR के बारे में, लोक अदालत के बारे में पूछते ही रहते हैं। एक प्ली बार्गेनिंग के बारे में नहीं पूछा है, ये आप लोगों का टास्क होगा कि आप इसको पढ़ें। अब बात करते हैं ADR की, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये आर्टिकल जो है बेसिकली ADR के ऊपर है। रिसेंटली मीडिएशन बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि दोनों हाउसेस से पास हो चुका है और प्रेसिडेंट की एसेंट भी इसे मिल गई है। प्रेसिडेंट की एसेंट मिलते ही ये बेसिकली क्या हो गया है, एक्ट में तब्दील हो गया है। और ये जो एक्ट बना है इसके बहुत फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं, किसके लिए, इंडिया के जो जुडिशियल फ्रेमवर्क है उसके लिए, साथ में जो इंडस्ट्री है उनके लिए। बहुत सारे ऐसे सिविल डिस्प्यूट चलते रहते हैं, वो रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली हमने मीडिएशन जो एक्ट है उसको पास किया है। मीडिएशन क्या है और ADR मैकेनिज़्म क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फिर एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ADR के बारे में बात करते हैं। ADR का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म, ठीक। तो ये मैकेनिज़्म क्या है, एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है जो कि कोर्ट से अलग है। फॉर्मली कोर्ट वाली जो मैकेनिज़्म है उससे एक अलग मैकेनिज़्म जो है हमने बनाई है, जहाँ पर डिस्प्यूट अगर कोई होता है तो उसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ये बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये वर्किंग कोऑपरेटिवली टू रीच बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। ये जो मैकेनिज़्म है ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में जो है विश्वास रखते हैं कोऑपरेटिवली, ताकि एक जो बीच का सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है सारी पार्टीज़ के लिए, वो निकल कर आ सके। अब हम बात करेंगे टाइप्स की। तो फर्स्ट टाइप क्या है, आर्बिट्रेशन, दूसरा है कंसीलिएशन और तीसरा है मीडिएशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, हम एक आर्बिटर को अपॉइंट करते हैं, सारे फैक्ट्स डेटास उसको दिए जाते हैं और सारे एविडेंस वो चाहे तो इकट्ठे कर सकता है और उस हिसाब से वो फाइनल डिसीज़न देता है। तो ये बेसिकली थोड़ा लेस फॉर्मल होता है कोर्ट की बात की जाए तो उससे। यहाँ पर जो है आप फॉर्मली खुद जाके अपने एविडेंस दे सकते हैं, आपको कोई लॉयर की ज़रूरत नहीं है। एक जो है जज, जो हाई कोर्ट की जनरली जो जजेस होते हैं रिटायर हो जाते हैं, वो आर्बिट्रेटर का काम करते हैं। वो लोग अपने चैम्बर में आपको बुलाएंगे, दोनों पार्टी अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे, वो दोनों के डिस्प्यूट जो भी डिस्कशन होगा उसके एविडेंस को देखेगा और फाइनली एक अवार्ड पास कर देगा और ये अवार्ड जो है दोनों में बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो थर्ड पर्सन जो है क्या कर रहा है,
बहुत ही जल्दी जल्दी सारी प्रोसेस होती है। कुछ 180 दिन में ये कंप्लीट करना होता है, जिससे जो डिले है वो भी कम हो जाते हैं। ये इस तरह के काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं और तुरंत जो है हमें क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है डिस्प्यूट का। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये क्या करेगी, दोनों की बातें सुनेगी और जो जजमेंट देगी वो फाइनल होगा आप लोगों पे। बेसिकली ये जज की तरह काम करते हैं। ठीक, तो ये लेस फॉर्मल तो है कोर्ट से, लेकिन काफ़ी सिमिलर है कोर्ट के। और ये थर्ड प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या होता है, मीडिएशन, उसके बाद कंसिलिएशन और उसके बाद होता है आर्बिट्रेशन। जब कोई भी डिस्प्यूट हो सबसे पहले क्या होगा, मीडिएशन। मीडिएशन का काम क्या होता है, एक मीडिएटर जो है क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है पार्टीज़ को, जो कि इम्पार्शियल होता है और थर्ड पार्टी होती है। ना आपको जानेगा ना आपसे डिस्प्यूट वाली पार्टी को, ना पार्टी 1 ना पार्टी 2। ये थर्ड पार्टी है, ये किसी को नहीं जानता, इसको अपॉइंट किया जाता है। ये दोनों पार्टी से बात करता है, दोनों पार्टी के जो व्यूज़ हैं उसको समझता है और कोशिश करता है कि दोनों पार्टी को एक साथ बैठाया जा सके ताकि उनके बीच कम्युनिकेशन हो सके। इसको डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं करना है, ये अपने कोई भी व्यू नहीं देता है, ये केवल एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सुनता है, दूसरों को समझाता है एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू और कोशिश करता है कि दोनों जो पार्टी है आपस में बातचीत करे और बातचीत करके ये मुद्दा सुलझाया जा सके। ये काम होता है मीडिएटर का। अगर ये फेल हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होती है वो होती है कंसिलिएशन। इसमें कंसिलिएटर जो थर्ड पार्टी है उसको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ये थर्ड पार्टी बेसिकली क्या करती है, ये थर्ड पार्टी नॉन बाइंडिंग थर्ड पार्टी है। ये असिस्ट करती है म्यूचुअल सेटलमेंट के लिए। ये दोनों की बात भी सुनेगा और दोनों को एडवाइस भी देगा कि आप ऐसा कर लीजिए, आपके लिए ये फ़ायदे में है, आप ऐसा कर लीजिए ये फ़ायदे में। ये सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेगा और थर्ड पार्टी सॉल्यूशन भी देगा कि ये क्रिएटिव सॉल्यूशन है। ये सारे काम कौन करता है, कंसिलेटर। इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। सिर्फ डिस्प्यूट, सारी पार्टी इसको साथ लाता ही नहीं है, उनके डिस्प्यूट को समझ करके उसके लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस देता है और दोनों पार्टी को एक्सेप्ट करवाता है। अगर पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है तो वो बाइंडिंग हो जाता है। यहाँ पर भी जो भी पार्टी एक्सेप्ट करेगी मीडिएशन में वो बाइंडिंग होगा। और अगर ये भी फेल हो जाता है तो आर्बिट्रेशन में जाते हैं। आर्बिट्रेशन में थर्ड पार्टी दोनों की बात सुनेगी और फाइनली जो भी एविडेंस आप लोग दोगे उसके हिसाब से वो फाइनल वर्डिक्ट दे देगी। यहाँ पर कुछ मतलब ऐसे नहीं होता है कि, है ना, कोई ऐसा आउटकम नहीं आता है। ये बेसिकली कोर्ट की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर लेस फॉर्मल होता है आर्बिट्रेशन में। ठीक है, और जो बीच का ही जनरली जो जजेस होते हैं वो बीच का ही जजमेंट देते हैं आर्बिट्रेशन में। इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, इनकी कम होती है। तो शुरुआत में जो है कॉस्ट कम रहती है, लेकिन बाद में जो है आर्बिट्रेशन वगैरह में कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा ADR मैकेनिज़्म हो गया। इंडिया में ADR मैकेनिज़्म के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि स्टैच्यूटरी बैकिंग है, लीगल सर्विस एक्ट बनाया गया है, लोक अदालत, आप लोगों को पता होगा लोक अदालत के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ साथ प्ली बार्गेनिंग भी शुरू हुई है। प्ली बार्गेनिंग होती क्या है ये आप लोगों को पढ़ना है, फिर भी मैं ओवरऑल ऐसे बता देता हूँ, ऊपर ऊपर ओवरव्यू। क्या होता है प्ली बार्गेन, मान लो कि एक पार्टी है, उसका एक लॉयर है, दूसरी पार्टी का लॉयर। ये पार्टी जो है विक्टिम है और ये पार्टी जो है जिसने क्राइम किया है। ठीक है, तो ये क्राइम करने वाली पार्टी को जो ये लॉयर होगा वो बोलेगा कि यार तुमको 7 साल की सज़ा हो सकती है अगर पूरा क्या किया जाए, सिस्टम को फाइट किया जाए, लीगल फाइट की जाए। 7 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। इससे बेहतर क्या है, 3 साल की सज़ा ले लो, एक्सेप्ट कर लो क्राइम और 3 साल की सज़ा मान लो। ऐसे में ये सेटलमेंट कोर्ट के बाहर हो जाता है लॉयर्स के बीच में। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अगर किया है और इतने जुडिशियल सिस्टम इंडिया का जैसा है, 3 साल तो अंडर ट्रायल को ही लग जाएंगे, वो छोड़ो 7 साल की सज़ा को। तो ये क्या सोचेंगे कि यार 3 साल की बात है, जेल में रह के निपटा लेते हैं, 3 साल की सज़ा ले लिया, बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया। इसको बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली प्ली बार्गेनिंग के बारे में आप लोगों को अलग से डिटेल में पढ़नी है। अब हम बात करेंगे क्या, एक्ट के बारे में, और जो मीडिएशन एक्ट है उसके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ के बारे में बात की जाएगी। मीडिएशन जो एक्ट बना है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट प्रोविज़न है वो क्या है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रायर मीडिएशन एग्रीमेंट इट विल ऑब्लिगेट ईच पार्टी टू टेक स्टेप्स टू सेटल देयर डिस्प्यूट थ्रू प्री लिटिगेशन मीडिएशन बिफोर अप्रोचिंग द कोर्ट। तो बेसिकली इसमें क्या है, कोई भी पार्टी के साथ आप एग्रीमेंट करते हैं ना, एक एग्रीमेंट साइन होता है, हो सकता है उसमें डायरेक्टली आर्बिट्रेशन की बात की जाए या फिर उसमें हो सकता है डायरेक्टली कोर्ट में जाने की बात की जाए। तो ये एक्ट क्या बोल रहा है, आपके एग्रीमेंट में
ऐसी बातें हो या ना हो, आपको सबसे पहले अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले कहाँ जाना है, मीडिएशन प्रोसेस में उतरना है, जो कि प्री लिटिगेशन स्टेज है। प्री लिटिगेशन मतलब कोर्ट में जाने के पहले आपको मीडिएशन स्टेज से गुजरना होगा अपने जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो अब आपके पास एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं, लेकिन उसके बाद अगर डिस्प्यूट होता है, अगर आप मीडिएशन नहीं करते हैं तो आप कोर्ट नहीं आ सकते। ये क्लियरली फर्स्ट बात इसमें की गई है। टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस द एक्ट विल ऑल्सो रिक्वायर कोर्ट एंड रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन पैनल ऑफ मीडिएटर। इसको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे जो मीडिएटर हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ठीक, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। इससे बहुत सारी जो फाइलिंग है, जो इंडियन कोर्ट में बहुत सारे जो केसेस लगते हैं लिटिगेशन के, ये कम हो जाएंगे, बर्डन कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्यों, क्योंकि सब कुछ मीडिएशन स्टेज पे जाएगा और मीडिएशन स्टेज में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि रिजॉल्व डिस्प्यूट वहीं हो जाए और कोर्ट में ना पहुँचे। कोर्ट में अगर केसेस नहीं पहुँचेंगे तो जुडिशरी के लिए बर्डन कम हो जाएगा। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होगी, जो पब्लिकली अगर कोई केस होता है तो उससे ना इज़्ज़त बहुत ख़राब होती है। बड़ी कंपनी की हो या फिर कोई घर वालों के बीच में सिविल केसेस हों ज़मीन से रिलेटेड, तो बड़ी बेइज्जती होती है। तो मीडिएशन प्रोसेस में क्या होता है, सब कुछ कहाँ पर हो रहा है, कॉन्फिडेंशियल तरीके से हो रहा है, थर्ड पार्टी आ रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है, और एक बार कोर्ट में मैटर आ गया तो ओपन हो जाता है, सबको पता चलता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी बनी रहेगी, जिसके कारण पार्टीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ख़राब भी नहीं होते हैं। तो बेसिकली ये कुछ बेनिफिट होंगे इस फर्स्ट प्रोविज़न के, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इश्यूज़ भी होते हैं। क्या इश्यूज़ होते हैं, मान लो कि अब आपको एक एक्स्ट्रा जो है लेयर पास करके जो है जानी पड़ेगी। मान लीजिए आपके क्लेम जो है, आपका डिस्प्यूट एकदम सही है और फालतू आप मीडिएशन में जा रहे हैं, फिर कंसिलिएशन में जा रहे हैं, फिर आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, फिर कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो पहले आपको 3 साल लग रहे थे, अब आपको 10 साल लग रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, डीले और बढ़ ही रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने कुछ सेफगार्ड्स दी है। वो सेफगार्ड क्या है, आपका जो मीडिएशन है उसको 180 दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा, उससे ज़्यादा में आप नहीं कर सकते। तो टाइम फिक्स कर दिया है ताकि जो है मीडिएशन को लंबा खींच के पार्टी जो है अननेसेसरली जो डिस्प्यूट है उसे डिले ना किया जा सके। दूसरा जो है, इन लोगों ने जो प्रोविज़न दिए हैं, जो सेफगार्ड दिए हैं, वो क्या है कि अगर पार्टी चाहे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में तो इंतरिम रिलीफ ले सकती है कोर्ट से बिफोर द कमेंसमेंट और ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ मीडिएशन। मतलब कोर्ट में डायरेक्टली भी जा सकते हैं अगर कौन से सर्कमस्टांस हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हैं। तो मतलब आप डायरेक्टली कोर्ट में भी जा सकते हैं, अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हैं आप कोर्ट से रिलीफ भी ले सकते हैं। जनरली नॉर्मल केसेस में कोर्ट के पास आप नहीं जा सकते जब तक कि आप मीडिएशन कंप्लीट नहीं कर लेते। तो ये कुछ सेफगार्ड हैं। ये सेफगार्ड इसलिए दिए गए हैं ताकि मीडिएशन को वेपनाइज ना किया जाए, जो प्री लिटिगेशन ऑब्लिगेशन है उसे वेपनाइज ना किया जाए और एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, किस किस के बीच में, मीडिएशन और जो कोर्ट है डिस्प्यूट रिजॉल्व मैकेनिज़म्स के बीच में। ठीक, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो आस्पेक्ट है मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का, वो लगभग अब सेम पेज पर है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में पास हुआ था। रिसेंटली 2017-18 में इसे अमेंडमेंट किया गया था और आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 2019 में बनाया गया था। उसी तरीके से मीडिएशन को भी प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन दी गई है, मतलब 180 दिन से ज़्यादा में आपको मीडिएशन कंप्लीट नहीं करना है, 180 दिन से कम में मीडिएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी मैंडेट की गई है। कोई भी जो है, जो आर्बिट्रेटर या मीडिएटर होगा उसे कॉन्फिडेंशियल रखनी होगी सारी डिटेल्स। उसके साथ साथ कोर्ट को भी आप भेज सकते हैं मैटर अगर आप वहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, मीडिएटर, आर्बिट्रेटर काउंसिल ऑफ इंडिया, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें प्रपोज की गई है। और आर्बिट्रेशन और मीडिएशन दोनों अब क्या है, एकदम इक्वल फुटिंग पे आ गए। ये मैसेज क्या देने की कोशिश कर रही है पार्लियामेंट इंडियन इंडस्ट्री है उसको क्लियर मैसेज दे रही है कि जो तुम्हारे कमर्शियल मैटर्स हैं उसके लिए अब कोर्ट जगह नहीं है, उसको बाहर ही सुलझाया जाए। मीडिएशन लेवल पर
कंसिलिएशन या फिर आर्बिट्रेशन। इतनी स्टेप में बना दिया है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब सारे अपने डिस्प्यूट जो भी हैं उसको कहाँ पर रिजॉल्व करो, अपने आर्बिट्रेशन या फिर मीडिएशन लेवल पर रिजॉल्व करो। कोर्ट क्या होगा, लास्ट रिजॉर्ट होगा। इससे जो लिटिगेशंस हैं बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर जो है वो होगी, मेंटेन होगी, क्योंकि जो भी पार्टी होगी वो मीडिएशन लेवल पे या आर्बिट्रेशन लेवल पे करेगी और वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी अलग से रहती है। कोर्ट सारा ओपन हो जाता है तो उसके कारण कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी और साथ साथ जो भी दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में रिलेशन भी ख़राब नहीं होंगे। दूसरी बात, जो ये मेथड है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये वायबल है, सस्ती है, एफिशिएंट है। जो सॉल्यूशन है वो तुरंत मिल जाता है टाइमली 180 दिनों में। प्रोसीजर की फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि जो कोर्ट वाली प्रोसीजर है वही इनफॉर्मल प्रोसीजर भी फॉलो की जा सकती है। साथ में जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो क्रिएटिव सॉल्यूशन होंगे और लोगों को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। कोर्ट में एक बार चीज़ें चली गई तो फिर सही और गलत वाली हो जाती है, रिजोल्यूशन वाली नहीं होती। हो सकता है आपको अपने भाई के साथ रिलेशन रखना हो, आपने केस तो कर दिया पर आप चाहते ना हो कि पूरी की पूरी ज़मीन आपको मिल जाए। हो सकता है आप चाहते हो कि 70% आपको मिले, 30% उसको मिल जाए। इस तरीके से तभी हो सकता है जब आप मीडिएशन या फिर आर्बिट्रेशन में करें। तो आपको ग्रेटर सेटिस्फेक्शन कहाँ होगा, एडीआर में होगा। उसके साथ साथ लिटिगेशन है वो भी कम हो जाएगी, जुडिशियली जो डिलेज हैं वो भी कम हो जाएंगे, केसेस कम हो जाएंगे। 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, ये सब सारी चीज़ें जुडिशरी की जो भी इश्यूज़ हैं वो कम होने लगेंगे। और जो कंट्रोल होगा आउटकम में, जो भी वर्डिक्ट होती है उसमें ज़्यादा होता है एडीआर में, है ना। जैसे मैंने बताया 70% 30% प्रॉपर्टी का, ये से आपको कहाँ पर हो सकता है, आर्बिट्रेशन या मीडिएशन या कंसिलिएशन में। कोर्ट में नहीं हो सकता। कोर्ट में जो सही है या गलत है वही होगा। समझ में आया कि अगर आपकी है तो आपकी, और अगर सामने वाले की ज़मीन है तो उसकी पूरी। ऐसा नहीं कि 30% और 70%। समझ में आया। ये बेसिकली एडीआर के क्या हैं, बेनिफिट्स हैं, ठीक। और यही बेसिकली आर्टिकल में बात की गई है। जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है वो सीधे इंडस्ट्री को मैसेज दिया जा रहा है कि सारे डिस्प्यूट कहाँ करो अपने क्लियर, एडीआर मैकेनिज़्म के थ्रू। प्ली बार्गेन आप लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट ईयर ये आने वाला है 2024 में। बाकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं एडीआर की, सिर्फ प्ली बार्गेन पेंडिंग है, अगले साल आपको दिख सकता है, ठीक है। ये मेरी भविष्यवाणी है, यही मान के कर लेना, ठीक। चलो, थैंक यू, एन्जॉय योर डे।